कुछ कहानियां सुनने और सुनाने के लिए कलेजा चाहिए। फूल हो या नन्हे बच्चे, ये खिलते मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हैं। शायद इसीलिए इनकी मुस्कुराहट में हम दुनिया के सारे दर्द और गम भूल जाते हैं। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो आधा पढ़ने के बाद बंद कर दिया और सोचा कि यह कहानी आपको नहीं सुनानी है, क्योंकि दिमाग में चल रहा था कि कोई इंसान किसी बच्चे के साथ इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है, खास तौर से इन नन्हे नन्हे फूल से बच्चों के साथ। आधा घंटे बाद मैंने इस कहानी को फिर से पढ़ा। तब लगा कि यह कहानी सबको पता होनी चाहिए, खास तौर से उन लोगों को जिनके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, नासमझ हैं, नाबालिग हैं। क्योंकि आज हमारे बीच कुछ ऐसे जंगली जानवर आ गए हैं जो जंगलों में नहीं बल्कि घरों में रहते हैं, जो 4 टांगों वाले नहीं बल्कि 2 टांगों वाले हैं, और जो इंसान नहीं बल्कि इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं। ये अपने चेहरों पर हजारों नकाब लगाए बैठे हैं। हम एक के बाद एक करके इनके कितने भी नकाब उतार दें, लेकिन इनकी हैवानियत इनके शरीर से कम नहीं होगी। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरची, आज फिर एक नई घटना के साथ। ये कहानी शुरू होती है यूपी के बाराबंकी जिले से, रामनगर थाने से। तारीख थी 25 जुलाई 2023 और दिन था मंगलवार। समय था शाम का। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेतों से घर आती है तो माँ से कहती है कि आप घर जाओ, मैं यहीं इन बच्चों के साथ खेलूंगी। घर ज्यादा दूर नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 90 या 100 मीटर की दूरी पर था। वो बच्ची अक्सर उसी जगह उन्हीं बच्चों के साथ खेला करती थी। माँ बच्ची को छोड़ देती है और घर जाकर शाम के कामकाज में लग जाती है। जब माँ अपने कामकाज से फ्री होती है तो उसे लगता है कि इस समय तक तो बच्ची को आ जाना चाहिए था, लेकिन बेटी अभी भी घर नहीं आई थी। इसलिए माँ बाहर आकर बेटी को देखती है, बेटी वहां नहीं होती है। अब माँ अपने आसपास के पड़ोसियों के घर में एक एक करके जाना शुरू कर देती है बच्ची की पूछताछ के लिए, लेकिन माँ को बच्ची नहीं मिलती है। इसके बाद माँ अपने परिवार के कुछ सदस्यों को बच्ची के बारे में बताती है। अब परिवार के जिम्मेदार सदस्य उस बच्ची को ढूंढने में माँ की मदद करने लगते हैं, लेकिन वो बच्ची किसी को नहीं मिल रही थी। अब इस बच्ची को ढूंढवाने के लिए आस पड़ोस के लोग भी मदद करते हैं, लेकिन बच्ची नहीं मिलती है। ये बात प्रधान के पास पहुंचती है कि बच्ची गुम हो गई है। तो प्रधान कुछ जिम्मेदार लोगों की कुछ टीमें बना देते हैं और अलग अलग टीमों को काम सौंप देते हैं कि आप उधर देखो, आप उधर देखो, आप उधर देखो। बच्ची को खेत पर, रोड पर, घर के पीछे, आगे, दाएं बाएं हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन बच्ची नहीं मिलती है। इसी दौरान माँ की नजर एक 12 साल के बच्चे पर पड़ती है। वो 12 साल के बच्चे को पकड़ती है और पूछती है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खेल रही थी, मेरी बेटी कहाँ है? पहले तो वो बच्चा उस माँ की बात को सुनकर डर जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि आपकी बेटी को मेरे पापा खेत पर ले गए। बेटे की बात को सुनकर वहां जितने भी लोग खड़े थे सभी दंग रह जाते हैं। फिर उसमें से एक शख्स ये कहता है कि अपनी बात को शुरू से बताओ, हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। तो बेटा कहता है कि जब मैं उस लड़की के साथ खेल रहा था तो मेरे पिता बाजार से सब्जी लेकर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये थैला पकड़ो, अपनी माँ को घर जाकर दे आओ। मैंने वो थैला लिया और अपनी माँ को देने के लिए चला गया। मैं वहां से भागता हुआ आया उस बच्ची के साथ दोबारा खेलने के लिए, लेकिन बच्ची वहां नहीं थी। तभी मेरी नजर रोड पर पड़ी तो मेरे पापा उस बच्ची को जबरदस्ती गोद में लेकर खेतों की तरफ ले जा रहे थे। मैंने अपने पापा को पीछे से आवाज दी तो पापा ने बच्ची को गोद से उतार कर खड़े हो गए। इतने में वो बच्ची अब मेरे पापा का हाथ छुड़ाकर गांव की तरफ भागने लगी। तभी पापा ने आकर मुझे जोरदार तमाचा मारा और कहा कि तेरे चक्कर में ये लड़की मेरे हाथ से गई है, तू ही मुझे ये लड़की पकड़ कर देगा। मैं दौड़ा और दौड़ने के बाद मैंने उस लड़की को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ये लड़की मैंने पापा को दे दी। पापा इस लड़की को फिर से लेकर के खेतों की तरफ चले गए और मुझसे कहा कि मैं घर चला जाऊं, और मैं वापस अपने घर आ गया। ये बात जैसे ही बच्चा उन लोगों को बताता है तो लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मौजूदा सभी लोग उस बच्चे के घर जाते हैं तो देखते हैं उस बच्चे के पिता शराब पी रहे हैं, शराब के नशे में धुत चबूतरे पर बैठे हैं। वो लोग उस बच्चे के पिता से पूछताछ करने लगते हैं तो पिता बार बार कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में नहीं पता, मैं उस लड़की को नहीं जानता, मैंने उसे नहीं देखा, वो कहां पर है।
दरअसल उस आदमी का नाम रिंकू है, उम्र 40 वर्ष है, उसके 5 बच्चे हैं जिसमें से 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। ये गांव के लोग उससे बहुत ज्यादा पूछताछ करते हैं लेकिन वो नहीं बताता है। जिस समय ये लड़की गुम हुई थी उस समय गांव के प्रधान ने नजदीकी थाने में यह सूचना दे दी थी कि इस गांव की एक नन्ही बच्ची तकरीबन 5 साल की गुम हो गई है, उसे ढूंढवाने में आप हमारी मदद कीजिए। उधर से पुलिस भी इस गांव के लिए आ रही थी और इधर गांव के लोगों का गुस्सा रिंकू पर बढ़ रहा था क्योंकि रिंकू उस लड़की के विषय में किसी को जानकारी नहीं दे रहा था। अब दोनों पक्षों में हाथापाई की नौबत आ जाती है। तभी गांव के 2 लोग रिंकू के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बिना सबूत के आधार पर तुम रिंकू को कैसे पीट सकते हो। माँ को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसके मन में एक ही प्रश्न चल रहा था, मेरी बच्ची कहाँ है, किस हालत में है। इसलिए वो पास में पड़ी एक ईंट उठाती है और रिंकू की तरफ झपट पड़ती है और कहती है कि अगर उसने उसकी बेटी के बारे में सच सच नहीं बताया तो वो ईंट उसके सर में मार देगी। माँ की यह बात सुनकर रिंकू डर जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी के बारे में जानता हूँ, मैंने उसे तालाब में मारकर फेंक दिया क्योंकि तुम्हारी लड़की चिल्लाती बहुत थी। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा वो तब भी चिल्ला रही थी, जब मैं उसे खेत पर लेकर के गया वो तब भी चिल्ला रही थी, जब मैंने उसको पीटा वो तब भी चिल्ला रही थी। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे मारकर तालाब में फेंक दिया। अब गांव के लोग तुरंत तालाब की तरफ भागते हैं लेकिन कुछ लोग उसी समय रिंकू को मारने पीटने लगते हैं। तब तक वहां पर पुलिस आ जाती है और रिंकू को बचा लेती है। इतने देर में रिंकू गंभीर हालत में घायल भी हो जाता है। पुलिस रिंकू को लेती है और जीप में बिठा देती है। तभी पुलिस की एक बड़ी सी टीम उस तालाब की तरफ जाती है और गांव के लोगों को रास्ते में ही रोक देती है और कहती है कि तालाब से बच्ची को ढूंढकर हम लाते हैं। पुलिस की टीम लगभग 15 मिनट बाद बच्ची को लेकर के रोड पर आती है। गांव के लोग बच्ची को देखने के लिए पुलिस पर झपट पड़ते हैं लेकिन पुलिस बच्ची को गांव वालों को नहीं देखने देते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ भीड़ को चीरती हुई अपनी बच्ची को देखने के लिए पुलिस के पास पहुंच जाती है और अपनी बेटी का चेहरा देख लेती है। बेटी का चेहरा देखते ही माँ को पता चलता है कि उसकी बेटी पूरी तरह से खून से लथपथ थी, पानी में भीगी हुई थी। पुलिस के लोग माँ को भी वहां से हटा देते हैं। अच्छी तरह से माँ अपनी बच्ची को देख भी नहीं पाती है। पुलिस की टीम तुरंत बच्ची को जीप में बैठाती है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाकर के भर्ती कर देती है। इधर हॉस्पिटल की टीम जब बच्ची की हालत देखती है तो सभी डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि ये केस बड़ा ही सीरियस है, हमारे बस का नहीं है। इसलिए वो लखनऊ के जेएमयू हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। अब पुलिस की टीम तुरंत लखनऊ आती है और जेएमयू हॉस्पिटल में लड़की को एडमिट करवा देते हैं। इधर लड़की के परिजन भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद पता चलता है कि लड़की की सर्जरी हो रही है। ये सर्जरी का ऑपरेशन लगभग 3 घंटे तक चलता है। इसके बाद अभी एक ऑपरेशन होना बाकी है। एक तरफ लड़की को खून की बोतलें चढ़ाई जा रही हैं तो कभी उसको ग्लूकोज की ड्रिप लग रही है। लड़की को एक बार होश भी आ जाता है। वो होश आता है और उस रिंकू का नाम लेती है और फिर से बेहोश हो जाती है। दोबारा से लड़की को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी माँ उसके पास से उसके सिर पर हाथ फिरा रही थी। लड़की अपनी माँ को देखकर रोने लगती है और कई घंटों तक उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है। माँ कभी उसके सिर पर हाथ फेरती है, कभी उसका चुम्बन लेती है और उसे ये एहसास दिलाती है कि उसकी माँ उसके साथ है। अब लड़की जब कुछ अपनी माँ से बातचीत करने लगती है तो माँ अपनी बेटी से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इस पर घंटों बीत जाते हैं। वो लड़की अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती है। माँ अपने प्यार का एहसास दिलाते हुए उस लड़की से दोबारा पूछती है तो वो लड़की बताती है कि वो भैया के साथ खेल रही थी। तभी बाबा सब्जी का झोला लेकर आते हैं, भैया को दे देते हैं और भैया उस झोले को लेकर अंदर चला जाता है। तभी बाबा उसे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद सीधा खेतों की तरफ ले आते हैं, लेकिन वो बाबा के हाथ से छूट जाते हैं और भैया उसे दोबारा से पकड़कर अपने पापा को दे देता है। उसके पापा उसे एक गन्ने के खेत में लेकर के जाते हैं और वहां उसके साथ पहले तो मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद शराब की बोतल उसके मुंह में लगा देते हैं। उसे शराब का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो शराब पी नहीं पा रही थी। फिर वो उसी खेत से गन्ना तोड़ते हैं और गुस्से में उसके प्राइवेट पार्ट में गन्ने का टुकड़ा डाल देते हैं। बच्ची बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तो वो देखती है कि वो तालाब में पड़ी थी। जिस समय उसे होश आता है उसकी ये स्थिति नहीं थी कि वो बोलकर अपनी मदद के लिए किसी को वहां पर बुला पाए, इसलिए वो वहीं से अपने ही हाथ पैरों का जोर लगा करके
तालाब के पानी से बाहर निकलकर किनारे पर आ जाती है और किनारे पर आकर के फिर से बेहोश हो जाती है। इधर पुलिस लड़की का बयान लेकर के रिंकू के पास आती है तो रिंकू कहता है कि जब लड़की बेहोश हो जाती है तो बेहोशी की हालत में रिंकू उसके साथ दुष्कर्म करता है और फिर उसका गला दबा करके उसे तालाब में फेंक देता है। दरअसल रिंकू को लगा ये लड़की मर गई है, लेकिन लड़की बेहोश हुई थी, इसलिए वो बेहोशी की हालत में ही उसे तालाब में फेंक देता है। इस समय वो बच्ची असहनीय दर्द के साथ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। परिवार के सभी सदस्य ये चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। हम अपने पड़ोस को अपना परिवार समझते हैं, हम अपनी खुशियों में पड़ोस के लोगों को शामिल करते हैं और पड़ोसियों के दुख में शामिल होने भी जाते हैं। लेकिन ये कैसी विडंबना थी कि एक पड़ोस के सदस्य ने ही एक पड़ोस की नन्ही सी बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी दिखा दी। ये पूरा घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सतर्क करना था और आपके बच्चों को सावधान करना था। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।